हेलो गाइस, मैं अजीज़ कुरैशी वेलकम किया आपको मेरे चैनल बीइंग नर्स में। आज जो अपना टॉपिक है, जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है सीपीआर। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। देखो, सीपीआर जो है इसको हम बोलते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। देखिए, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन जो है इसका दूसरा नाम है, इसको हम BLS भी बोलते हैं। BLS मीन्स बेसिक लाइफ सपोर्ट है। बेसिक लाइफ सपोर्ट है। ये जो प्रोसीजर है वो क्या है? एक बेसिक लाइफ सपोर्ट है। ठीक है, जो कि इन कंडीशंस ऑफ, अगर डेंजरस कंडीशन के अंदर किसी पर्सन जो है वो किसी ऐसी कंडीशन से अगर सफ़र कर रहा है जहाँ उसका जीना मुश्किल है या फिर मे बी कैन नॉट सर्वाइव, तो वहाँ पे एक बेसिक सपोर्ट जाती है उसको। ठीक है, उस सपोर्ट को अपन क्या बोलते हैं? बेसिक लाइफ सपोर्ट। उसी को अपन क्या बोलते हैं? CPR बोलते हैं। ठीक है, चलिए, अब CPR जो है उस CPR के अंदर क्या है? अब इंडिकेशंस की अगर हम लोग बात करें, इंडिकेशंस की हम लोग क्या बात करें कि इंडिकेशंस के अंदर क्या होता है कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये जो CPR है ये CPR प्रोवाइड करवाते हैं। देखिए, फर्स्ट वन बात तो ये है कि CPR के अंदर जो पेशेंट आएगा उसको हम लोग विक्टिम बोलते हैं। तो डायरेक्टली अगर ये भी कहा जाए ना कि वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, विक्टिम है, तो अब ये समझ लो कि वो जो है वो कौन से प्रोसीजर के अंदर आ रहा है, वो CPR के अंदर आ रहा है। तो इंडिकेशंस क्या है, कब देंगे? देखो, इंडिकेशंस में आता है आपका कार्डियक अरेस्ट क्या हुआ हो, अगर कार्डियक अरेस्ट हुआ हो, और अपन क्या बोल सकते हैं? एब्सेंस ऑफ पल्स एंड रेस्पिरेशन। एब्सेंस ऑफ पल्स एंड रेस्पिरेशन। अगर रेस्पिरेशन और पल्स क्या हो? एब्सेंट हो, उस कंडीशन में हम लोग क्या देते हैं? CPR देते हैं। अब कार्डियक, या फिर अपन बोलते हैं कार्डिनल साइन किसके? कार्डियक अरेस्ट के कार्डिनल साइन क्या होते हैं? कार्डिनल साइन की अगर मैं बात करूँ, जैसे अलग अलग कंडीशंस है, जैसे इन्फ्लामेशन, तो उसका एक अलग कार्डिनल साइन होता है, वैसे कार्डिनल साइन को वाइटल साइन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी ज़रूरी साइन है कि कार्डियक अरेस्ट जब आता है तो कार्डियक अरेस्ट का क्या है, जो साइन जो है वो क्या है? तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या होगा कि एपनिया कंडीशन है, एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, या फिर हम बोलते हैं एब्सेंस ऑफ कैरोटिड एंड फीमोरल पल्स। कैरोटिड एंड फीमोरल पल्स यहाँ पे क्या होंगी? एब्सेंट होगी। दूसरी चीज़, प्यूपिल डायलेट क्यों होगी? सेरिब्रल हाइपोक्सिया की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा? प्यूपिल डायलेट देखने को मिलेगा। देखो, वैसे दो टर्म्स आती हैं। अगर प्यूपिल अगर डायलेट हो रही है ना, तो उसको बोलते हैं अपन माइड्रियासिस, और अगर प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है उसको बोलते हैं अपन मियोसिस। तो क्या देखने को मिलेगा? कार्डिनल साइन के, कार्डियक अरेस्ट जो है उसका कार्डिनल साइन क्या है? वो है एपनिया, एब्सेंस ऑफ कैरोटिड एंड फीमोरल पल्स, और प्यूपिल डायलेट होगी। किस वजह से होगी? सेरिब्रल हाइपोक्सिया की वजह से। इस कंडीशंस में हम लोग क्या देते हैं? CPR परफॉर्म करवाते हैं। अब देखना क्या होता है, CPR जो है ना, इसके 3 हार्ट होते हैं। CPR के कितने हार्ट होते हैं? 3 हार्ट होते हैं। फर्स्ट वन C, नेक्स्ट वन होता है A, और थर्ड वन जो होता है B। ये 3 हार्ट होते हैं किसके? CPR के। अगर इनमें से एक भी एब्सेंस है मतलब CPR कैन नॉट परफॉर्म। समझ में आया? ठीक है, चलो, अब 3 हार्ट है कौन कौन से देख लो। फर्स्ट वन क्या है? अब जो तीनों हार्ट है उनकी सीक्वेंस क्या होती है? तो सीक्वेंस जो होती है तीनों हार्ट की वो होती है CAB। C का मतलब क्या होता है? C का मतलब यहाँ पे है कंप्रेशन। C का मतलब जो यहाँ पे है वो है कंप्रेशन। A का मतलब यहाँ पे है
सी का मतलब कंप्रेशन, ए का मतलब एयरवे, और बी जो है इसका मतलब होता है ब्रीदिंग। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है ब्रीदिंग। तो ये सीक्वेंस होती है बेसिक लाइफ सपोर्ट या फिर सीपीआर की। उसके जो 3 हार्ट होते हैं CAB, यानी इसकी जो सीक्वेंस होती है वो CAB। CA का मतलब फर्स्ट वन आपको देना पड़ेगा कंप्रेशन, देन आपको एयरवे, और फिर आपका ब्रीदिंग। ये होती है सीक्वेंस। अब देखिए, अब बात करते हैं हम लोग जनरल इंस्ट्रक्शन कौन कौन से होते हैं कि जब आप CPR परफॉर्म करवा रहे हो तो CPR परफॉर्म करवाते हुए जनरल इंस्ट्रक्शन आपको कौन कौन से फॉलो करने पड़ते हैं। ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रक्शन है जिनको आपको फॉलो करने पड़ेंगे जब आप क्या कर रहे हो, CPR प्रोवाइड कर रहे हो। तो इंस्ट्रक्शन के अंदर फर्स्ट वन आएगा कि आपको क्या करना है, जो उसका कार्डियक अरेस्ट है उसको रिकॉग्नाइज करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, उसकी जो पल्स है या फिर उसकी अनकॉन्शियसनेस जो है पेशेंट की, अनकॉन्शियसनेस जो पेशेंट है उसको, अनकॉन्शियसनेस को आपको क्या करना है, असेस करना है। और आपको क्या करना है, पल्स जो है वो पल्स को आपको असेस करना है कितने सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए आपको पल्स को क्या करना है, असेस करना है। फर्स्ट वन आपका जो अपन ये बोलते हैं कि इंस्ट्रक्शन जो है वो ये है। फर्स्ट वन जो इंस्ट्रक्शन जो है वो ये है। दूसरा इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या है कि आपको क्या करना है, पेशेंट को फ्लैट सरफेस पे आपको क्या करना है, फ्लैट सरफेस पे आपको क्या करना है, लेटाना है। पेशेंट को क्या करना है, आपको फ्लैट जो सरफेस है वहाँ पे ले जाना है। अगर आप कहीं मान के चलो कि एक्सीडेंट की कंडीशंस है, उसमें आपने ये ऑब्जर्व किया कि कहीं ना कहीं सुपाइन सर्वाइकल जो है वहाँ पे क्या है, उसको इंजरी हो रखी है, स्पाइन में कहीं इंजरी हो रखी है, तो आपको अगर CPR परफॉर्म कर रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वन आप उसको, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसको आप फ्लैट सरफेस पे लेटाएं। इन कंडीशन ऑफ अगर ये ना हो कि आप उसको कहीं कंप्रेशन दे रहे हैं और आपने उसको फ्लैट सरफेस पे नहीं लेटाया, तो उस वजह से क्या हो, उसकी जो स्पाइन है उस स्पाइन में क्या आ सकती है, फ्रैक्चर होने के चांसेस हो सकते हैं। तो दूसरा इंस्ट्रक्शन जो क्या है कि जिसको आप परफॉर्म करवा रहे हो CPR, उसको आपको कहाँ ले जाना पड़ेगा, आपको फ्लैट सरफेस पे उसको क्या करना पड़ेगा, लेटाना पड़ेगा। दूसरा जो है, थर्ड वन जो है इंस्ट्रक्शन, थर्ड वन इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या है कि जब कार्डियक अरेस्ट हो गया है, जब क्या हो गया है, कार्डियक अरेस्ट अगर हो गया है तो विद इन 3 to 4 मिनट के अंदर क्या करना है आपको, विद इन 3 to 4 मिनट के अंदर आपको क्या करना है, CPR स्टार्ट करना पड़ेगा। CPR आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है। कब, विद इन 3 to 4 मिनट। किसके, कार्डियक अरेस्ट है, जब पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आया है उसके 3 to 4 मिनट के अंदर आपको क्या करना है, CPR जो है वो CPR आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर 3 या 4 मिनट के अंदर आपने CPR स्टार्ट नहीं किया और वहाँ पे अगर ज़्यादा समय लग गया तो क्या हो सकता है, जो ब्रेन जो है, जो ब्रेन है उस ब्रेन के परमानेंट डैमेज होने के चांसेस होते हैं। क्या होते हैं, परमानेंट डैमेज होने के चांसेस होते हैं। बिकॉज ऑफ हाइपोक्सिया कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट हुआ है, हाइपोक्सिया कंडीशन आ जाएगी, टिश्यूज़ को ब्लड सप्लाई नहीं जा पाएगी। इन केस ऑफ आप अगर आपने क्या 3 to 4 मिनट के अंदर आपने क्या नहीं किया, CPR अगर स्टार्ट नहीं किया ना, तो क्या हो सकता है, ब्रेन के डैमेज होने के चांसेस होते हैं, वो भी परमानेंट। ठीक है, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन थे। फिर हम लोग बात करते हैं कंप्रेशन की। फर्स्ट वन, 3 हार्ट थे अपने CPR के, 3 हार्ट थे कौन कौन से, एक तो C मीन्स कंप्रेशन, A मीन्स ब्रीदिंग, A मीन्स एयरवे और B मीन्स ब्रीदिंग। फर्स्ट वन अपन बात करते हैं कंप्रेशन की, तो ये आ गया आपका कंप्रेशन। अब कंप्रेशन की अगर बात करें तो कंप्रेशन में आपको ध्यान ये रखना है कि आपको जो जैसे एडल्ट है, उस एडल्ट के अंदर आपको क्या करना है, जो कैरोटिड जो पल्स है उस पल्स को आपको असेस करनी है, कैरोटिड पल्स को आपको असेस करनी है। और मे भी आपको करनी है फीमोरल पल्स, किसके अंदर, एडल्ट के अंदर, और मे भी चाइल्ड के अंदर आपको क्या करना है, कैरोटिड पल्स को असेस करनी है या फिर फीमोरल पल्स को असेस करनी है। फिर नेक्स्ट वन अपन बात करें, अगर इन्फेंट है तो वहाँ पे आप क्या करोगे, वहाँ पे आप उसकी असेस करोगे, या तो करोगे आप फीमोरल पल्स, या फिर आप करोगे उसकी ब्रेकियल पल्स को असेस करेंगे आप।
या क्या करेंगे, उसकी ब्रेकियल पल्स को असेस करेंगे। यहाँ पर आपने कैरोटिड पल्स को असेस क्यों नहीं किया इन्फेंट के अंदर, क्योंकि बिकॉज ऑफ इन्फेंट हैविंग फैटी नेक, जो इन्फेंट है उसकी नेक जो है वो कैसी होती है, फैटी नेक होती है। आपको जो कैरोटिड पल्स है उसको आपको असेस करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, इन्फेंट हैविंग फैटी नेक, और फैटी नेक होने की वजह से आपने क्या नहीं किया, वहाँ पे कैरोटिड पल्स को असेस नहीं किया। आपने कौन सी पल्स असेस की, फीमोरल पल्स या फिर ब्रेकियल पल्स को असेस की। और फिर एडल्ट जो है और चाइल्ड है उसके अंदर आप क्या करते हो, कैरोटिड पल्स या फिर फीमोरल पल्स को आप क्या करते हो, असेस करते हो। अगर ये आपको ऑप्शन मिलती है तो आप क्या करते हो, कंटिन्यू आपको कितने कंप्रेशन देने हैं, 30 कंप्रेशन आपको देने हैं। कितने कंप्रेशन देने हैं, 30 कंप्रेशन आपको क्या करने हैं, प्रोवाइड करवाने हैं। इन केस ऑफ अगर क्या हो, ये एब्सेंट आया तो आपको क्या करना है, 30 कंप्रेशन आपको क्या करने हैं, प्रोवाइड करवाने हैं। लेकिन यहाँ पे एग्जाम में पूछा था कि जो 30 कंप्रेशन आप दे रहे हो उसकी डेप्थ कितनी होती है। तो 30 कंप्रेशन जो आप दे रहे हो उसकी डेप्थ होती है, अगर मैं बात करूँ एडल्ट की, तो एडल्ट के अंदर जो डेप्थ आती है वो आती है 2 इंच। एडल्ट जो है उसके अंदर जो डेप्थ आती है कंप्रेशन की वो आती है 2 इंच। और अगर मैं इन्फेंट की बात करूँ तो इन्फेंट के अंदर जो डेप्थ होगी वो होगी 1.5 इंच। 1.5 इंचेस क्या होंगी, ये डेप्थ होंगी। तो कंप्रेशन जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, 30 कंप्रेशन जो आप प्रोवाइड करा रहे हो उसकी जो डेप्थ होती है वो एडल्ट के अंदर होती है 2 इंचेस और इन्फेंट के अंदर होती है 1.5 इंचेस होती हैं। चलिए नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं, ये जो कंप्रेशन जो है, इस कंप्रेशन की रेट कितनी होती है, किस रेट से आप कंप्रेशन दोगे, तो वो देखो आप 100 कंप्रेशन पर मिनट। जिस रेट से आप कंप्रेशन दोगे ना वो कितनी होनी चाहिए, 100 कंप्रेशन पर मिनट होनी चाहिए। अगर मैं रेशियो की बात करूं कि कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन का रेशियो कितना होना चाहिए, तो वो रेशियो होना चाहिए आपका 30:2। ये होता है आपका कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन का रेशियो। किसके अंदर, ये होता है आपका जब रेस्क्यूअर क्या हो, जब रेस्क्यूअर क्या हो, 1 हो। इन कंडीशन ऑफ अगर रेस्क्यूअर कितने अवेलेबल हैं अपने पास में, 2 है, तब ये जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 15:2। कब आएगा, जब रेस्क्यूअर आपके पास में कितने हो, 2 हो। तो ये कि रेशियो पूछा जाता है एग्जाम में। और दूसरा आपका पूछा जाता है कि 30 कंप्रेशन जो आप दे रहे हो उसकी डेप्थ कितनी होती है। तो एडल्ट के अंदर उसकी जो डेप्थ होती है, कितना आपको डेप्थ में लेके जाना है, कितना आपको कंप्रेस करना है, तो वो करना है 2 इंचेस एडल्ट के अंदर। अगर इन्फेंट है तब आपको करना है 1.5 इंचेस किसके अंदर, इन्फेंट के अंदर। और यहाँ पे अगर रेशियो पूछा जाए कि कंप्रेशन और वेंटिलेशन का ड्यूरिंग सीपीआर रेशियो जो होता है, जब आपके पास में रेस्क्यूअर कितना हो, 1 रेस्क्यूअर हो, तब आप कितना देते हो, 30:2। और आपके पास में अगर रेस्क्यूअर कितने हैं, 2 हैं, तब आप देते हो 15:2। चलिए नेक्स्ट वन बात करते हैं लैंडमार्क की। जब आप कंप्रेशन दे रहे हो तो कंप्रेशन देने में लैंडमार्क क्या क्या होंगे, कहाँ पे आपको कंप्रेशन देना है। देखो अगर एडल्ट और चाइल्ड है, एडल्ट और अपन बोलते हैं चाइल्ड अगर है, तो यहाँ पे आपको कंप्रेशन का जो लैंडमार्क होता है वो कहाँ होता है कि यहाँ पे जैसे चेस्ट है, ये 2 चेस्ट हैं, और यहाँ जो निपल है, इन निपल के मीडियम में, यहाँ पर सेंटर ऑफ द या फिर बिटवीन द निपल और मीडियन, यहाँ पे आपको क्या करना है, कंप्रेशन देना है। किसमें, एडल्ट के अंदर और चाइल्ड के अंदर। इन केस ऑफ अगर क्या है, इन्फेंट है, इन केस ऑफ अगर क्या है, इन्फेंट है, तब आपको कंप्रेशन जो कहाँ देना है, वहाँ देना है आपको जस्ट बिलो द निपल लाइन। ये निपल लाइन है, इस निपल लाइन के जस्ट बिलो में आपको क्या देना है, कंप्रेशन आपको प्रोवाइड करवाने हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आपको क्या क्या यूज़ करना है। देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग कि अगर आप कंप्रेशन दे रहे हो, किसको, एडल्ट या फिर चाइल्ड को दे रहे हो, तो आप क्या कर सकते हैं, मे बी 1 पाम और मे बी 2 पाम आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। किसके लिए, एडल्ट या फिर चाइल्ड के लिए। अगर मैं बेबी की बात करूँ, इन्फेंट की बात करूँ, तो इन्फेंट में आपको मे बी आप यूज़ करते हो 2 फिंगर और या फिर 2 थम्स आपको यूज़ करने हैं ड्यूरिंग CPR। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि वेट कितना होना चाहिए, कि कितना आप जब कंप्रेशन दे रहे हो तो कंप्रेशन देते वक्त आपको वेट कितना होना चाहिए। तो वेट जो आप कंप्रेस करोगे वो क्या होना चाहिए, 11 kg। 11 kg आपको क्या करना है, वेट देना है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्यूरिंग CPR आप जब कंप्रेस कर रहे हो तो कंप्रेशन में वेट कितना होना चाहिए। तो वेट जो होता है वो होता है आपका 11 kg या फिर अपन बोलते हैं 25 LB।
25 अल्बी अपन क्या करते हैं, वेट जो है ड्यूरिंग कंप्रेशन अपन क्या करते हैं, विक्टिम के ऊपर जो कंप्रेस कर रहे हैं उसमें लगाते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ हमें ये करनी चाहिए, देखो क्या होना चाहिए कि जब आप CPR प्रोवाइड करवा रहे हो ना, तो एल्बो जो है क्या है, एल्बोज जो है वो क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट और लॉक होनी चाहिए। जो एल्बोज जो है वो क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट एंड लॉक होनी चाहिए। तो ये था अपना कंप्रेशन। नेक्स्ट वन मैं बात करता हूँ एयरवे की। नेक्स्ट वन मैं बात करता हूँ एयरवे की। तो एयरवे जो है उसके लिए अपन क्या बोलते हैं, सेकंड हार्ट कौन सा है CPR का, ये है एयरवे। सेकंड जो हार्ट है वो है एयरवे। अब एयरवे के अंदर क्या है, यहाँ पे देखना कि जब आपने कंप्रेशन आपने वो कर दी है, फुलफिल कर दी है, कंप्रेशन आपने दे दी है, कंप्रेशन देने के बाद में आपको क्या करना पड़ता है, जो विक्टिम जो एयरवे है, विक्टिम जो एयरवे है, विक्टिम्स का एयरवे आपको क्या करना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है कि इन कंडीशंस ऑफ क्या हो रखा हो कि उसको रेस्पिरेशन करने में दिक्कत आ रही हो, किस वजह से आ रही हो, कि वहाँ पे कोई माउथ के अंदर म्यूकस हो, या फिर कोई म्यूकस अपन बोलते हैं म्यूकस अगर प्लग हो, म्यूकस प्लग हो, या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल्स अगर क्या हो, फॉरेन पार्टिकल्स अगर क्या हो जो विक्टिम्स है उसके माउथ के अंदर हो, तो उसको आपको बाहर निकालना ज़रूरी है। ठीक है, ताकि उसका जो एयरवे है वो क्या हो सके, क्लियर हो सके। यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे दो मेन रोल लगते हैं। फर्स्ट वन अगर बात करूँ तो ये मैं बात करता हूँ आपका जा थ्रस्ट मैन्यूअर। फर्स्ट वन जो आता है आपका जा थ्रस्ट मैन्यूअर। जा थ्रस्ट मैन्यूअर, जा थ्रस्ट मैन्यूअर का क्या है, देखो जा थ्रस्ट मैन्यूअर जो है ना, इसको हेड टिल्ड चिन लिफ्ट मैन्यूअर भी बोलते हैं। इसका जो दूसरा नाम है क्या है, हेड टिल्ड और चिन लिफ्ट मैन्यूअर भी इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको हेड जो है उसको टिल्ड कर देना है और चिन को क्या करना है, लिफ्ट कर देना है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, जॉ थ्रस्ट मैन्यूअर भी बोलते हैं इसको। और इसका दूसरा नाम क्या है, हेड टिल्ड चिन लिफ्ट। इसमें जो रेस्पिरेशन है ना वो क्या होगा, बेटर होगा। चलिए नेक्स्ट वन जो अपने पास में जो क्या होता है, यहाँ पर एक मैन्यूअर और होता है जिसको बोलते हैं हम लोग abdominal थ्रस्ट मैन्यूअर। abdominal थ्रस्ट मैन्यूअर। और abdominal थ्रस्ट मैन्यूअर जो है उसका दूसरा नाम है हेमलिच मैन्यूअर। इसका जो दूसरा नाम है वो है हेमलिच मैन्यूअर। इसका जो दूसरा नाम क्या है, हेमलिच मैन्यूअर। इसमें क्या होता है कि इसमें अपन जो फॉरेन पार्टिकल्स है उसको कैसे रिमूव करते हैं कि अपने पास में क्या है, विक्टिम है, तो विक्टिम को हम लोग कैसे बैक साइड से क्या करेंगे, कैच करेंगे, और उसका जो डायफ्राम, उस डायफ्राम के क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। प्रेस करने से क्या होगा, बैक फ्लो जो है वो प्रेशर लगेगा। उससे क्या होगा कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो है वहाँ पे जो उसके रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर फंसा हुआ है, अटका हुआ है, वो क्या होगा, अपोजिट प्रेशर के थ्रू क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो इसके अंदर जो हम लोग मैन्यूअर जो काम में लेते हैं वो है abdominal थ्रस्ट मैन्यूअर या फिर हेमलिच मैन्यूअर अपन काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एयरवे। फिर अपने पास में थर्ड वन जो हार्ट आता है CPR का वो है ब्रीदिंग। वो आता है ब्रीदिंग। देखो ब्रीदिंग जो है, ब्रीदिंग, अब ब्रीदिंग के लिए अपन लोग क्या बोलते हैं कि ब्रीदिंग में अपन को क्या करना पड़ेगा, ब्रीदिंग को आपको असेस करना पड़ेगा। विक्टिम जो है उसकी ब्रीदिंग को आपको असेस करना पड़ेगा। अगर वहाँ पे ब्रीदिंग के अंदर अब्सेंस है तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वहाँ पे क्या करना, वेंटिलेशन देना पड़ेगा। और वेंटिलेशन आपको कितना, 2 वेंटिलेशन आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या होता है, जो वेंटिलेशन आप अगर दे रहे हो तो वेंटिलेशन आप क्या कर सकते हो, मे बी माउथ टू माउथ आप वेंटिलेशन दे रहे हो, या फिर अपन क्या दे सकते हैं, माउथ टू नोज आप क्या कर रहे हो, वेंटिलेशन आप क्या कर रहे हो, प्रोवाइड करा रहे हो। लेकिन थोड़ा सा ध्यान ये रखना पड़ता है हमें कि अगर माउथ टू माउथ अपन क्या कर रहे हैं, जो एयर ब्लो अपन दे रहे हैं विक्टिम्स को या फिर ब्रीदिंग दे रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो नोज है उस नोस्ट्रिल को आपको क्या करना पड़ेगा, पिंच करना पड़ेगा। माउथ टू माउथ अपन क्या कर रहे हैं, एयर ब्लो दे रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, नोस्ट्रिल को आपको पिंच करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ इसमें ध्यान रखने की है। और यहाँ पे एक्चुअली में ये पूछा जाता है
कि अगर वेंटिलेशन अपन दे रहे हैं तो वेंटिलेशन कितना होना चाहिए, तो वो होनी चाहिए 10 to 12 पर मिनट। 10 to 12 ब्रीथ पर मिनट आपको क्या करना पड़ेगा, वेंटिलेशन आपको देना पड़ेगा। और अगर ये बोला जाए कि वेंटिलेशन जो है ना उसके अंदर आप ब्रीदिंग दे रहे हो, तो ब्रीदिंग में 1 ब्रीदिंग में टाइम कितना लगना चाहिए, तो 1 ब्रीदिंग में जो टाइम लगता है वो लगता है आपका 5 सेकेंड में भी। आपको 5 सेकेंड तक आपको क्या करना है, एक जो रेस्पिरेशन जो देना है आपको वो कैसा देना है, कितना समय का देना है, 5 सेकेंड के लिए आपको देना है। ठीक है, तो ये थी। अब आपके बाद में अगर मैं बात करूं, अगर लास्ट वन अपने पास में एक आता है डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर अपने पास में आता है डिफिब्रिलेटर। अगर सीपीआर परफॉर्म करवा दिया बट नो रिजल्ट, देन लास्ट वन अपने पास में आता है डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर, ये डिफिब्रिलेटर जो है इसका दूसरा नाम है AED। AED का मतलब ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर ये क्या करता है कि आपकी जो कार्डियक मसल्स है उसको कंप्लीटली क्या करता है, डीपोलराइज करने का काम करता है। क्या करता है, डीपोलराइजेशन करने का काम करता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, देखो एक्चुअली में डिफिब्रिलेटर जो है ना, डिफिब्रिलेटर आपके दो आते हैं। जैसे अपन बोल दूँ फर्स्ट वन में, अगर मैं बोलूँ कि जैसे जूल के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है। जैसे आपको मान के चलो 122, जैसे वे अपन मानते हैं कि डिफिब्रिलेटर जो है इसके अंदर 3 फेजेस आती हैं। 3 फेजेस के अंदर अपने को क्या करना पड़ता है, जो इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। उसमें आता है आपका जैसे 200 जूल, फिर आपका आता है 300 जूल, और एक आता है आपका 360 जूल। तो अगर मैं 122 अगर 200 अगर जूल आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे किसके थ्रू देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा मुझे बायफेजिक डिफिब्रिलेटर के थ्रू। बायफेजिक डिफिब्रिलेटर के थ्रू, ये फिब्रिलेटर मैं आपको बताऊंगा बाद में कौन कौन से होते हैं। अगर मैं बोलूँ कि 300 to 360 इतना अगर जूल हमें देना है, तो हम देंगे मोनोफेजिक डिफिब्रिलेटर के थ्रू। हम लोग क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिक शॉक जो है, शॉक वेव जो है वो क्या करवाएंगे, प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन हमने मैंने बता दिया कि 3 फेज के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जूल देते हैं 200, 300 और 360 जूल हम लोग क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि जब आप डिफिब्रिलेटर आप परफॉर्म करवा रहे हो, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, पेशेंट और जो बेड जो है वो क्या नहीं होने चाहिए, टच नहीं होने चाहिए। ये चीज़ इसमें ध्यान रखनी है। और यहाँ पे क्या आता है, इसमें 2 पेडल आते हैं, एक वाइट पेडल आता है, एक आता है आपका रेड पेडल। अब दोनों का पूछा जाता है कि वाइट पेडल आपको कहाँ पुट करना है और रेड पेडल आपको कहाँ पुट करना है। तो वाइट पेडल जो है वो आपको कहाँ पुट करना है, जो अपनी जो राइट क्लेविकल है, इस राइट क्लेविकल बोन के जस्ट नीचे आपको वाइट पेडल जो है वो पुट करना है। और रेड पेडल जो आपको है वो क्या पुट करना है, आपको जो मेरा हार्ट है उस हार्ट के अपेक्स पे आपको क्या करना है, रेड पेडल जो है वो पुट करना है। और आपको क्या प्रोवाइड करवाना है, इलेक्ट्रिकल शॉक जो है वो क्या करना है, डिफिब्रिलेटर के थ्रू आपको देना है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। देखिए कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन से आते हैं जब सीपीआर आप परफॉर्म करा रहे हैं, तो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में आपका यही आता है कि वहाँ पे चांसेस होते हैं आपके लीवर रप्चर के। लीवर रप्चर जो है, इस लीवर रप्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करवा रहे हैं, कंप्रेस दे रहे हैं। ठीक है, 30 कंप्रेशन अपन लोग देते हैं, तो यहाँ पे इससे चांसेस क्या होते हैं कि लीवर रप्चर होने के चांसेस होते हैं। दूसरा, रिब्स पे अपन लोग लगा रहे हैं, तो क्या बोल सकते हैं, जो रिब्स हैं और जो अपनी क्लेविकल जो बोन है, इस क्लेविकल बोन के क्या होने के चांसेस होते हैं, फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये अपना था सीपीआर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।